already. हमने ये टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. We had covered the introduction part and we had already discussed 3 models which were will, shall and would. तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए मैं एक बार फिर इसकी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन रिपीट कर देती हूँ. मॉडल्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली. जैसे हमारे पास बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. और जो विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, माइट, ये सारे ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं. बेसिक डिफरेंस इनमें और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है कि जो बाकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप मेन वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हो. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वाले जो हैं उनको आप मेन वर्ब के लिए यूज कर सकते हो. जैसे अगर हम बोले इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, इस सेंटेंस में इट क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और इज जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और इसमें हॉट जो है वो एडजेक्टिव है. तो एज सच कोई भी एक्शन नहीं हो रहा. वी आर डिस्क्राइबिंग द डे, इट इज वेरी हॉट, तो हॉट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया. इज क्या है? वो बोथ हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब का भी काम कर रहा है. ठीक है. बट अगर हम इज की जगह कोई मॉडल सब्स्टिट्यूट करके देखें, अगर हम लिखें विल, इट विल हॉट आउटसाइड, तो क्या वो सेंस बनेगी? इट साउंड्स इनकम्प्लीट. ठीक है. तो उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा? इट विल बी हॉट आउटसाइड, या इट मस्ट बी हॉट आउटसाइड, इट माइट बी हॉट आउटसाइड. तो वहाँ पे जहाँ पे भी हम कोई मॉडल लगा रहे हैं, या तो हमें कोई मेन वर्ब लगाना पड़ेगा या उसके साथ कुछ और लगाना पड़ेगा, जैसे हैव बीन या बी. तो ऐसे वर्ड्स ऐड करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. सो दे आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्व्स व्हेन वी यूज देम एज मेन वर्ब्स. ठीक है. उनके साथ हमें मेन वर्ब फिर भी ऐड करना पड़ता है या कुछ और फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना पड़ता है. Second point of difference between other helping verbs and models is that कि ये जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं. लेकिन बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज होते हैं. जैसे अगर हम बोले वी, अब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे. वी आर गोइंग टू द मार्केट. तो यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है हमारे पास सब्जेक्ट वी, तभी हमने यहाँ पे यूज किया प्लूरल वर्ब आर. बट अगर हम यहाँ पे किसी मॉडल की बात करें, वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट, और अगर मैं यहाँ पे आई लिखूं तो उसके साथ भी शैल आ जाएगा. आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट. लेकिन इस सेंटेंस में अगर मैं आई लिखती हूँ, आई am going to the market, तो यहाँ पे अगर हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारे पास, तो हमारा वर्ब भी क्या आया? सिंगुलर. आई की जगह कोई और प्रोनाउन भी आप लगा सकते हो, ही लगाते हो तो उसके साथ क्या लगाओगे? इज, ही इज गोइंग टू द मार्केट. यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है. लेकिन मॉडल्स की अगर बात करें, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट था चाहे सिंगुलर था, हमने सेम मॉडल यूज किया. सो दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. जो बाकी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. सो ये बेसिक सा डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बिटवीन मॉडल्स एंड अदर हेल्पिंग वर्ब्स. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पर जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए मैंने ये पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दिए हैं. यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके. नेक्स्ट हमने किए थे, एज आई टोल्ड यू, विल, शैल और वुड. हमने इनकी सिचुएशंस डिस्कस की थी कि विल कहाँ पे यूज करते हैं, शैल कहाँ पे और वुड कहाँ पे. आई ब्रीफली लेट यू नो कि क्या क्या सिचुएशंस है. जो विल है हमारा बेसिक, हम जब फ्यूचर टेंस लिखते हैं तो वहां पे ऐड करते हैं ना विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? विल, शैल प्लस बीई प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, शैल, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्लीज मेक श्योर आपको आपके टेंसेस के स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट लर्न रहे. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे टेबल्स हमें 9 या 10 तक लर्न करने ही पड़ते हैं, वैसे ही हमें जो टेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं वो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए.
क्योंकि इसी से रिलेटेड एज आई टोल्ड यू कंडीशनल सेंटेंसेस का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे कंडीशनल सेंटेंसेस के भी हमें स्ट्रक्चर्स तीन जो है आपको मैं हमेशा बताती हूँ, तीन मेन स्ट्रक्चर्स है कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो भी आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ओके, सो कमिंग बैक, हम डिस्कस कर रहे थे विल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। अगर हमने किसी की कोई इंटेंशन बतानी है, किसी की विलिंगनेस शो करनी है या विश शो करनी है, वहां पे भी हम विल यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल लेंड यू सम मनी, तो यहाँ पे इट इज माई विश, इट इज माई इंटेंशन दैट आई कैन लेंड यू सम मनी। डिटर्मिनेशन की बात करें तो भी हम विल यूज करते हैं, वी विल डू और डाई, वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट, तो वहां पे हम क्या यूज करें विल किस फॉर्म में, टू शो डिटर्मिनेशन। ठीक, एक जो स्पेसिफिक विल का केस आता है जो मैंने आपको मार्क करवाया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो है कि जब हमने रिक्वेस्ट, इनविटेशन या ऑर्डर शो करना है इन येस और नो क्वेश्चन फॉर्म, रिक्वेस्ट, इनविटेशन और ऑर्डर इन येस और नो क्वेश्चन फॉर्म, और उसमें यू सब्जेक्ट हो, तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां पे आप विल ही यूज करोगे, कोई और मॉडल नहीं यूज करोगे। The sentence can either be a request, order or invitation. Yes or no question form होगा, मतलब जहाँ पे helping verb जो होगा वो starting में आएगा और वो ऐसा question होगा जिसका आंसर either yes और no में होगा, ठीक है, assertive और affirmative और negative। और तीसरी चीज हमने बोली you subject होगा। For example, if we write, will you do me a favor, अगर मैं प्लीज लगा देती तो और क्लैरिटी हो जाती कि ये रिक्वेस्ट है, विल यू डू मी अ फेवर, सो दिस इज व्हाट, अ रिक्वेस्ट, यस और नो क्वेश्चन फॉर्म है और यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, विल ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपको एग्जाम्पल लिखाया था, विल यू शट अप, नाउ दिस इज व्हाट, एन ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर है, यू सब्जेक्ट है और येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर बहुत बेशरम होगा तो नो बोल देगा, अदरवाइज ही विल, हिज बिहेवियर विल सजेस्ट दैट इफ ही वांट्स टू बी क्वाइट और ही वांट्स टू कीप टॉकिंग, ठीक। नेक्स्ट एक और सेंटेंस हमने लिखा था, विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। नाउ दिस सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन जहां पे विल की जगह कोई और मॉडल भी आ सकता है और वो कौन सा है, वुड। विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब ये वाले सेंटेंस में विल की जगह ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम बर्गर्स, तो वहां पे हम फिर ज्यादातर क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, एज आई कीप टेलिंग, हर रूल की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है और कोई भी रूल हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज क्वाइट फ्लेक्सिबल और इसमें जो रूल्स हैं आप उसमें बाइंड नहीं कर सकते लैंग्वेज को। सो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे यूज होगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ज्यादातर हम यूज करते हैं वुड, ठीक। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो भी हम विल यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम फैक्ट्स को जनरली कौन से टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ऐसे ही बोलते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो हम ज्यादातर हमेशा हमेशा ही कह सकते हैं कि जो भी फैक्ट होता है, किसी की हैबिट होती है या डेली रूटीन होती है, हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसको अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बजाय किसी मॉडल के साथ लिखना चाहें तो वो कौन सा मॉडल होगा हमारा, विल, oil will float on water. If we add a few drops of oil in a bowl of water, then oil
will float on water. तो वहां पे हम क्या यूज करें, oil will float on water. Now यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस आया है ये कैसा सेंटेंस है, जिसमें एक if क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है. ठीक है, अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट आ गया है. Okay, so we have this sentence, as I keep telling, इंटरकनेक्टेड है. सारे टॉपिक्स जितने भी ग्रामर के होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं. अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की, इसमें टेंसेस भी आए और कंडीशनल सेंटेंसेस भी आए. ठीक है, अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, दो क्लॉजेस हैं रादर. इफ वी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू अ बोल ऑफ वाटर, एक ये क्लॉज है हमारे पास और दूसरा है ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर. कौन सा क्लॉज है जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसको हम अकेला लिखें तो सेंस बनती है, सेंटेंस कंप्लीट फिर भी साउंड करता है? यस, व्हिच वन? सेकंड, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर. खाली लिख सकते हैं ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, इट मेक्स सेंस. लेकिन अगर हम लिखते हैं इफ वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू अ बोल ऑफ वाटर, तो क्या उसकी सेंस बनती है? वो इनकम्प्लीट साउंड करता है, क्योंकि है ही इनकम्प्लीट साउंड, इसलिए कर रहा है बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट. तो ये वाला क्लॉज जो इनकम्प्लीट है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. यस, व्हाट इज द अदर नेम फॉर इट? डिपेंडेंट क्लॉज या इफ क्लॉज. ठीक है, इफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. जो क्लॉज हमारा कंप्लीट है अपने आप में, जिसको दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी उसको बोल देते हैं. प्रिंसिपल, मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज द क्लॉज विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक, अब इसमें इफ क्लॉज में हमने कौन सा टेंस यूज किया है? ट्राई टू आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड ओवर हियर. हाँ जी, इफ कंजंक्शन है, इसमें टेंस कौन सा है? इफ वी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू अ बोल ऑफ वाटर, व्हिच टेंस हैज बीन यूज्ड? इफ वी एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट. इफ वी एड में टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है. और यहाँ पे ये दूसरे क्लॉज में, मेन क्लॉज में कौन सा टेंस है? ऑयल विल फ्लोट. सो दिस इज विच टेंस? फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर. दैट वाज सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर. हाँ जी, अब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर्स किए थे तीन मेन, वो क्या क्या थे? इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था. तीन हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के मेन क्लॉजेस होते हैं, वो क्या है? इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, जो कि ये है कि अगर आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज कौन से टेंस में आएगा? फ्यूचर टेंस में. हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इफ वी विल एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. क्यों? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे इफ क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो. याद है हमने लिखा था टेंसेस, जिन्होंने टॉपिक किया था टेंसेस का, उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था कि एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंसेस इकट्ठे नहीं आ सकते हैं. क्यों नहीं आ सकते? हमने ब्रैकेट्स में ये भी लिखा था, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रेफर टू द टॉपिक ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में तीन स्ट्रक्चर्स जो डिस्कस किए, वो हम कह रहे हैं इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट. कहीं पे भी हम इफ क्लॉज फ्यूचर में देख रहे हैं? कहीं पे भी आपको फ्यूचर में इफ क्लॉज दिख रहा है? हमारे पास यही तीन स्ट्रक्चर्स रहते हैं. इफ क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं आ सकता है. अब इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज किस में होगा?
फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो मेन क्लॉज में हम यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो मेन क्लॉज में हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम कहाँ से शुरू हुए और कौन से टॉपिक पे पहुंच गए? हम डिस्कस कर रहे थे विल की सिचुएशंस, बट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विल क्यों आया है, यहाँ पे हमने कोई और टेंस क्यों नहीं यूज किया, तो उसके लिए रीजन ये है कि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। विल की जगह जरूरी नहीं विल ही आए, हमने लिखा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल फ्यूचर का? विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल की जगह कोई और मॉडल भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट इफ इट रेन्स द स्कूल कैन रिमेन क्लोज्ड, जैसे अगर हम लिख रहे हैं इफ इट रेन्स द स्कूल माइट रिमेन क्लोज्ड, कैन रिमेन क्लोज्ड, मे रिमेन क्लोज्ड, तो यहाँ पे हमने विल की जगह कोई और मॉडल लिखा है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में हम क्या लगा रहे हैं? कोई मॉडल। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्योंकि मॉडल से बना है तो मॉडल कोई और भी आ सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे अगर आपने कोई फैक्ट बताना है सिंपल प्रेजेंट टेंस ना यूज करके कोई और आप मॉडल लगाना चाहते हो तो वो कौन सा मॉडल है? विल। उस सिचुएशन में सिर्फ इतना सेंटेंस हमारे लिए सफिशिएंट है, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, द सन विल राइज इन द ईस्ट। अदरवाइज हम ऐसे लिखते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बट अगर आपने सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज करना, मॉडल यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? द सन विल राइज इन द ईस्ट। अब ये नहीं ना बोल सकते द सन मे राइज इन द ईस्ट, हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। द सन मस्ट राइज इन द ईस्ट, ऐसा ही होना चाहिए। भाई हो ही रहा है तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं मस्ट राइज या शुड राइज या कैन राइज? तो बाकी मॉडल्स की सेंस नहीं बनेगी उस सिचुएशन में, ओनली एंड ओनली वी कैन यूज विल। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। एक हमने डिस्कस किया था किसी को हैबिट है, कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, तो उसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल यूज कर सकते हैं। जैसे शी विल टेल यू एनीथिंग, इफ यू आस्क हर अबाउट समथिंग शी विल टेल यू अबाउट इट। तो मतलब क्या है कि उसकी आदत है वो बता देगी, उसकी हैबिट है वो नहीं रख सकती अपने तक बात, ठीक? तो ये कुछ सिचुएशंस है। पर्टिकुलर सिचुएशन इसमें कौन सी है? एक तो जहाँ पे आप फैक्ट एक्सप्रेस कर रहे हो, और दूसरा जहाँ पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, यूज सब्जेक्ट और येस और नो क्वेश्चन फॉर्म हो, वहां पे स्पेसिफिकली विल ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि शैल कहाँ पे यूज करते हैं। तो शैल जैसे कि विल सिंपल फ्यूचर में आता है, शैल भी सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है, आई और वी सब्जेक्ट के साथ। आई शैल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, वी शैल गो टू द स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए शैल यूज करें, ये तो हमें पता ही है बचपन से। हमने सेकंड डिस्कस किया था कि सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ भी शैल आ सकता है। अभी तक तो हमें ये पता था ना बचपन से कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बट नाउ वी नो कि सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? यू, ही, शी, इट, दे। इनके साथ भी हम शैल लगा सकते हैं अगर हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में हो? कमांड के फॉर्म में, प्रॉमिस के फॉर्म में, या थ्रेट के फॉर्म में। थ्रेट क्या होता है? किसी को कोई धमकी देना, कुछ वार्निंग देना, तो वो थ्रेट होता है। तो कमांड के फॉर्म में जैसे अगर हम बोले यू शैल लीव द रूम एट वंस, नाउ दिस इज नॉट अ डेफिनेट सिचुएशन फॉर शैल, क्योंकि शैल की जगह यस क्या चीज? हाँ, ओवरलैपिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हम शैल की जगह और भी क्या यूज कर सकते हैं? यू मस्ट लीव द रूम एट वंस, मस्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है? सो दिस इज नॉट अ डेफिनेट सिचुएशन फॉर शैल, बट हम ये देख रहे हैं कि यू के साथ भी शैल आ सकता है। अभी तक बचपन से हमने यही किया था ना, आई और वी के साथ शैल आता है, पर नाउ वी कैन सी कि यू के साथ भी हम शैल यूज करें या किसी और मॉडल किसी और प्रोनाउन के साथ भी शैल यूज कर सकते हैं। अगर हम लिखें you shall be awarded या rewarded,
You shall be rewarded for your honesty. तो यहाँ पे भी हम you के साथ shall use कर रहे हैं. Next, trespassers shall be prosecuted. Now this is what? A threat. ये था promise. This was an order or a command, and this is a threat or a warning. So trespassers are basically persons who enter a prohibited area. हम सिंपल भाषा में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. So anybody who trespasses this territory shall be prosecuted. Shall be. ठीक है? क्लियर है ये? ओके. अब इसकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे shall ही आता है वो क्या था? जहाँ पे हम कोई सजेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं yes और no क्वेश्चन फॉर्म में. इतना पार्ट सभी को क्लियर है? ओके. Suggestion in yes or no question form with we as subject. सजेशन क्या होता है? अब यहाँ पे सजेशन का मतलब है कोई भी प्रस्ताव रखना. जब आप सभी के बिहाफ पे, आप मतलब किसी टीम का पार्ट हो, किसी ग्रुप का पार्ट हो, वहां पे आप सभी के बिहाफ पे कुछ सुझाव रखते हो, कुछ प्रस्ताव रखते हो, वहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे? और येस और नो क्वेश्चन फॉर्म हो तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? शैल. ठीक है? क्वेश्चन फॉर्म है तो शैल कहाँ आएगा? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. नॉर्मल सिचुएशंस में हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लेकिन इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम पहले क्या लगाते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं. अगर WH फैमिली वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें WH वर्ड पहले आएगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विच, जो भी है वो वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट. ठीक है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ पे आएगा? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो यहाँ पे अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? शैल वी प्ले कार्ड्स, तो शैल से स्टार्ट करेंगे. शैल वी प्ले कार्ड्स, तो ये क्या है? एक सुझाव है ना. तो ये सुझाव है, सभी के बिहाफ पे है, वी सब्जेक्ट है, येस और नो क्वेश्चन फॉर्म है, या तो सभी अग्री करेंगे या सभी डिसएग्री करेंगे. ठीक है? और येस और नो क्वेश्चन फॉर्म में सजेशन है, वी सब्जेक्ट है, तो हमने क्या यूज किया? शैल. ठीक है? अगर हम विल लगाते हैं इसकी जगह तो क्या वो सेंस बनती? विल वी प्ले कार्ड्स, वो गलत साउंड करता. ठीक है? विल वी प्ले कार्ड्स, मे वी प्ले कार्ड्स, ऐसे लगता है परमिशन मांगी जा रही है. मे वी प्ले कार्ड्स, कैन वी प्ले कार्ड्स, अगेन ऐसे लग रहा है कि क्या इस चीज की संभावना है कि हम कार्ड्स खेल सकते हैं. Now this sounds as suggestion. ठीक है? Is it clear to all of you? Okay. So this is the specific situation where only shall can be used. उसके बाद हमने डिस्कस किया था would. would कहाँ पे यूज करते हैं? जिन्होंने रिपोर्टेड स्पीच रिसेंटली की हो या अवेयरनेस हो, आपको याद हो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जब हम कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज चेंज करते हैं. डायरेक्ट कैसे होता है? जैसे she said I will definitely come. ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. मतलब जो भी किसी की स्टेटमेंट या डायलॉग है हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस. इनडायरेक्ट क्या होता है? जब हम उसको अपने वर्ड्स में, मतलब हम वहां पे अब उसका जो डायलॉग है या स्पीच है उसको बता रहे हैं, तो वहां पे फिर हम उसके हिसाब से सारे चेंजेस करेंगे. अब वो सिचुएशन कहाँ चलेगी? पास्ट में. उसने कहा था. शी सेड का मतलब क्या है? सेड इज व्हाट? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, मतलब पास्ट की सिचुएशन है, तो सारा कुछ सेंटेंस जो है वो पास्ट में चला जाएगा. वॉइस में टाइम फ्रेम रिमेन्स द सेम, जो टेंस चल रहा है उसी टेंस में आप वॉइस चेंज करते हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सारा कुछ पास्ट में चला जाता है. ठीक है? तो अगर हम लिख रहे हैं शी सेड आई विल डेफिनेटली कम, ये कैसे होगा? शी सेड दैट
अब आई चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी शी में शी वुड डेफिनेटली कम। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं विल किस में चेंज होता है, वुड में, ठीक है। तो वुड एक तरह से हम कह सकते हैं पास्ट फॉर्म है विल का। इज इट क्लियर? सिंपल था ये? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया था विलिंगनेस शो करने के लिए भी हम वुड यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन शो करने के लिए, जैसे आई वुड गिव अप स्मोकिंग, दिस शोज डिटर्मिनेशन, तो उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। विश एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आई विश ही वुड स्टैंड फर्स्ट, नाउ दिस शोज आर विश, तो वहां पे हम वुड यूज कर रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था सेंटेंस, would that I were a king, would that I were a king, यहाँ पे would से हम स्टार्ट करें सेंटेंस। नाउ दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस, मतलब ऐसा जनरली सेंटेंस हम नहीं देखते हैं। would that का मतलब क्या होता है, काश, ठीक है। तो यहाँ पे हम विश ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, would that I were a king। ये पर्टिकुलर जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो लास्ट में इसके क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और क्योंकि विश एक्सप्रेस कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वर। अगेन अब एक और टॉपिक की अगर हम बात करें, टेंसेस में हमने लिखा था कि अगर किसी सेंटेंस में हम कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, एज इफ या एज दो यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम फिर कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वर। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हम कैसे बोलते हैं, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आई वॉज या आई एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई वर। तो जहां पे भी आप कुछ काश या विश एक्सप्रेस करते हो वहां पे फिर आप क्या यूज करते हो, वर, ठीक है। वुड दैट आई वर अ किंग। इज इट क्लियर? दिस सेंटेंस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी, जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। और हमने ये भी बोला था एक जहाँ पे हमने विल का लिखा था, विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी की जगह क्या होना चाहिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो डिजायर रिक्वेस्ट शो करने के लिए वुड यूज कर सकते हैं। अगला हमने यूज किया था प्रेफरेंस, कि अगर हमने प्रेफरेंस शो करनी है कि दिस चीज, दिस थिंग इज प्रेफर्ड ओवर समथिंग एल्स बाय मी, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। जैसे आई वुड रादर डाई दैन बेग, कि बेगिंग से पसंद मुझे क्या है, मरना पसंद है, आई वुड रादर डाई दैन बेग। एक जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया होगा वो था टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, अगेन वो कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट आ गया। हाँ जी, अभी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स लिखे थे तीन, इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। कौन से दो क्लॉजेस में वुड यूज हो रहा है, मेन क्लॉज में, जहां पे इफ क्लॉज सिंपल पास्ट या इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस है वहां पे आप यूज कर रहे हो वुड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, इसमें तो कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं ना, कि अगर इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस है तो वहां पे हम मेन क्लॉज में क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेन क्लॉज में हम यूज कर रहे हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड आ गया। इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां पे हम मेन क्लॉज में क्या यूज कर रहे हैं, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये एक स्पेसिफिक, ये दो सिचुएशंस हो गई जहां पे वुड ही आएगा और कोई मॉडल नहीं आ सकता है, ठीक है। कहाँ पे, जहां पे इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है या इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ये अलाउ करता है कि हम मेन क्लॉज में क्या यूज करें, ईदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिपेंडिंग ऑन आवर इफ क्लॉज, ठीक।
Examples you can note down. If it rained, the school would remain closed. अब यहाँ पे closed verb नहीं है, remain verb है. Closed has been used as an adjective. ठीक है, the school would remain. क्योंकि would के साथ या कोई भी मॉडल हो डायरेक्टली आप सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगा सकते. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडल्स के साथ कभी भी नहीं आता. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, अगर आप सुन रहे थे फिजिकली तो प्रेजेंट थे ही, मेंटली भी अगर आप प्रेजेंट थे तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज कर सकते. कभी सुना है विल वेंट, विल स्लेप्ट? नहीं ना, क्योंकि होता ही नहीं है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, या तो बीई लगाना या हैव बीन लगाना या हैव लगाना. ठीक है, और मॉडल्स के साथ हैज या हैड भी नहीं आता है. ठीक है, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, शी विल हैज कंप्लीटेड या शी विल हैड कंप्लीटेड तो नहीं ना होता, एग्जिस्ट ही नहीं करते स्ट्रक्चर्स. तो अपनी तरफ से कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं बना के बैठ जाना. आपको पता होना चाहिए ये एरर क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है. जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ या तो सिर्फ हैव आ सकता है, और अगर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है तो बीई, हैव या हैव बीन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. हैव बीन ज्यादातर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आता है. ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? ये तीन जो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. और सब कुछ भूल जाओ, ये स्ट्रक्चर्स मत भूलना, क्योंकि इनसे रिलेटेड एरर्स ज्यादातर पूछी जाती हैं आपको एग्जाम में. ओके, तो हमने ये डिस्कस किया. ये था वुड का लास्ट सिचुएशन, वुड की लास्ट सिचुएशन कहाँ पे हम वुड यूज करते हैं. ठीक है, ये सारा हमारा पिछली क्लास का ही रिविजन था. जिनकी क्लास मिस हुई थी उनके लिए मैंने ये दोबारा रिपीट किया है. Still, if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll move on to should. Okay, तो आगे should start करें. should मॉडल हम कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ जी, कहाँ पे यूज किया जाता है should? जब हम बोले करना चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. तो जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, व्हेन समथिंग इज नेसेसरी फॉर यू, व्हेन समथिंग इज एन ऑब्लिगेशन फॉर यू और अ ड्यूटी फॉर यू, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं. ठीक है, सो पहली सिचुएशन जो है हमारे पास वो क्या है? टू एक्सप्रेस ड्यूटी, necessity or obligation. Duty, necessity or obligation. For example, if we say you should serve your country, you should serve your country. Now this is what? This is your duty. You should exercise daily. Next example, you should exercise daily. Now this is what? This is necessary for your body. So this becomes necessity for you. You should exercise daily. Next, you should solve these sums. Next example, you should solve these sums. Solve these sums as your homework. You should solve these sums as your homework. Now this is what? An obligation for you. अगर homework assign हुआ है, you have to complete it. This is an obligation for you. तो ये simple था. ठीक है, next लिखो. Second, to express tentative use, to express tentative use for in case. मतलब कई बार
सिचुएशन, एक सिचुएशन के लिए टेम्परेरली हम इन केस की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन केस की जगह, इन केस का क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा हो, है ना, तो उस सिचुएशन में इन केस की जगह हम शुड भी यूज कर सकते हैं। सो टेंटेटिव इसीलिए लिखा है फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरली, ठीक है। एग्जाम्पल इसके साथ ब्रैकेट्स में लिख लो इफ यू वांट बेटर अंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स should is used in the place of in case. Example sentence लिखो, should you come early, should you come early, should you come early, comma, you can see me, you can see me in my office. Should you come early, you can see me in my office. तो यहाँ पे क्या है, should का मतलब in case you come early या if you come early you can see me in my office. क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? Is it clear to everyone? Okay. नेक्स्ट लिखो थर्ड सिचुएशन जहां पे should यूज करते हैं. Do you have any doubt at the back? Do you have any doubt in this particular example? Okay. So next लिखो to express purpose, to express purpose, suggestion, to express purpose और suggestion वहां पे हम should यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल लिखो walk fast, walk fast lest you should miss the train. walk fast lest you should miss the train. हाँ जी, कंजंक्शंस का टॉपिक आ गया इसमें. हमने इस कंजंक्शंस के टॉपिक में एक रूल लिखा था, वो क्या लिखा था? जो लेस्ट कंजंक्शन है उसके साथ हमेशा कौन सा मॉडल यूज होता है? शुड यूज होता है. तो ऐसे वाले जो रूल्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट किस व्यू से? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. मतलब इससे रिलेटेड एरर आती है, ऐसा सेंटेंस आता है. तो हमने यहाँ पे ये नहीं लिखते ना लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे लेस्ट यूज करते हैं उसके साथ हम हमेशा शुड मॉडल यूज करते हैं और नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है. ये लिखना गलत होगा. वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. लेस्ट का मतलब ही है ताकि ये ना हो. वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. लगेगा कि जल्दी चलो ताकि ट्रेन मिस कर सको, बट एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज लेस्ट यू शुड मतलब तुम्हारी ना मिस हो ट्रेन. लेस्ट अगर लिखा तो नॉट नहीं लिख सकते उस पार्ट में. आगे मतलब ये वाले पार्ट में आ सकता था कि डू नॉट वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तो वहां पे डू नॉट वॉक स्लोली में नॉट आ गया, लेकिन लेस्ट वाले पार्ट में नॉट नहीं आ सकता. गॉट द पॉइंट? ठीक है. जैसे आपको बताया था कि अनलेस और अनटिल वाले पार्ट में नॉट नहीं लगाना, उससे पहले वाले क्लॉज में आप लगा सकते हो या बाद वाले क्लॉज में लगा सकते हो, लेकिन जिस क्लॉज में आप अनलेस या अनटिल लिख रहे हो उस क्लॉज में नॉट नहीं लगाना है, ठीक है. हाँ, लेस नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है. तो इसके साथ ब्रैकेट्स में लिख लो नीचे सो दैट यू रिमेंबर. मेक यूज ऑफ, ऑलवेज मेक यूज ऑफ लिख लो. ऑलवेज मेक यूज ऑफ, ऑलवेज मेक यूज ऑफ the model, always make use of the model should with the word lest
Do not add not with should. तो इसको हम नोट के फॉर्म में लिख लो. सो एज आई टोल्ड यू, जो नोट लिखवाया जाता है या इंपॉर्टेंट बताया जाता है पॉइंट, उससे रिलेटेड एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो ये हमारा पर्पस हम बता रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वॉकिंग फास्ट? टू कैच द ट्रेन. ठीक है, सो दैट यू डू नॉट मिस द ट्रेन. तो वो पर्पस बताने के लिए, कोई सजेशन बताने के लिए या कोई एडवाइस देने के लिए भी आप शुड यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ, you should not laugh at others. You should not laugh at others. तो एडवाइस हो गई या सजेशन हो गया. सो दिस इज क्लियर. ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट आया वो क्या था कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ought to. ought to हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसकी भी वही सेम यूजेज है जैसे कि शुड की है, जब हम बात करते हैं नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की. नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताने के लिए हम ought to भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो लिखो फर्स्ट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी ऑब्लिक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन ब्रैकेट्स में लिख लो सेम एज शुड, सेम एज शुड. For example, you ought to go now. You ought to go now. Next, you ought to take your medicines. You ought to take your medicines regularly. Next, we ought to serve our country. We ought to serve our country. ठीक, तो इसमें आप हर सिचुएशन में, हर सेंटेंस में शुड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. जैसे हमारे पास सेंटेंस था यू ought to go now, वहाँ पे आप लिख सकते हो यू शुड गो नाउ. यू ought to take your medicines regularly, you should take your medicines regularly. और लास्ट था वी ought to serve our country, we should serve our country. तो हर सिचुएशन में ought to की जगह हम should सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, आगे एक नोट लिखो. ought to ought to and should are not as forceful as must. Ought to and should are not as forceful as must. There is a possibility of non-action in the case of ought to and should but not with must.
अच्छा, अगर हम बोलते हैं सिंपली ऐसे बोलो यू शुड गो, एक मैंने ये सेंटेंस बोलो यू शुड गो, और दूसरा मैंने बोलो यू मस्ट गो, डिफरेंस है। यू शुड गो, यू मस्ट गो, ठीक है। जब हम शुड गो बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है मैं कह रही हूँ आपको जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ यू मस्ट गो तो उसमें क्या लगता है कि मैं ज्यादा जोर डाल रही हूँ, दैट यू, मतलब आपको जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो का कैसे लग रहा है, इफेक्ट कैसा आ रहा है कि आपको जाना ही चाहिए, आपके लिए जरूरी है जाना। तो वही चीज हमने लिखी है कि ought to और should जो है वो उतने फोर्सफुल नहीं साउंड करते जितना मस्ट करता है, ठीक है। अगर हम कोई एक्शन मस्ट के साथ लिखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी हम खुद से नहीं अज्यूम करते हैं नॉन एक्शन की। शुड और ought to से जब कहा जाता है तब हम अज्यूम करते हैं एज स्पीकर्स कि हो सकता है सामने वाला वो एक्शन ना करे, लेकिन अगर हम मस्ट के साथ कहते हैं तो एज स्पीकर्स भी अज्यूम कि वो करेगा ही करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो नहीं करे। एक्चुअली होना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी आर स्पीकर्स अज्यूम कि वो होगा। लेकिन शुड और ought to के साथ assumption होती है स्पीकर की कि हो सकता है ना भी हो। सो हमने यही लिखा है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन एक्शन इन द केस ऑफ ought to एंड शुड, बट नॉट विद मस्ट। मस्ट के साथ अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम बोले ना यू शुड गो बट आई नो यू वोंट, आपको जाना तो चाहिए पर मुझे पता आप नहीं जाओगे, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते यू मस्ट गो बट आई नो यू वोंट, उसमें ये लिखना मतलब एज स्पीकर नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम मस्ट लिख रहे हैं तो मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी अथॉरिटी के साथ कहा है जो सामने वाले को करना ही पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है ये सभी को? जहां पे हमने लिखा नॉट एज फोर्सफुल एज मस्ट का मतलब क्या है कि मस्ट के साथ जो इफेक्ट आता है वो कैसा आता है कि आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट। ये हम जो बोल रहे हैं ना करने के लिए वो अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको करना ही है, मैं किसी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम शुड और ought to की बात करें तो वहां पे क्या है कि करो तो भी ठीक है ना करो तो भी ठीक है, एज स्पीकर्स हम कह रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल्स लिखो। he ought to go he ought to go but he won't। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन एक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इफ आई राइट he must go but he won't, वो स्ट्रक्चर रॉन्ग है। या तो मस्ट ना यूज करो या बट ही वोंट ना लिखो, बिकॉज अगर आप मस्ट यूज कर रहे हो मतलब आप ऐसे कहना चाहते हो कि मैं ऑथराइज्ड हूँ कहने के लिए कि उसको ये करना ही करना है, तो फिर आप खुद से ये नहीं कहोगे बट ही वोंट, वो फिर लिखना क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, ईदर यूज मस्ट और omit द यूजेज ऑफ ही वोंट, ठीक है। क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मस्ट और टू का एक ही सिचुएशन बनती है जहां पे ड्यूटी, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन बतानी हो। नेक्स्ट आता है मस्ट। मस्ट कहाँ पे यूज करते हैं हम? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो चीजें हम ought to या should के साथ कहना चाहते हैं वो मस्ट के साथ भी कह सकते हैं। डिफर क्या करेगा? द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, कितने हम अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं वो डिग्री का फर्क होगा उसमें, ठीक। तो फर्स्ट लिखो, टू एक्सप्रेस कंपल्शन, to express compulsion, comma obligation, necessity, compulsion, obligation, necessity, duty, etc. compulsion, obligation, necessity, duty, etc. For example, you must attend the evening class. You must attend the evening class. So this is what? This is kind of compulsory for you, that you must attend the evening class. Next, you must respect your elders. You must respect your elders
Next, you must wear a helmet. You must wear a helmet while riding a two-wheeler. While riding, R-I-D-I-N-G, riding a two-wheeler. You must serve your country. You must serve your country. So this is clear. ये situations clear है must की. Next लिखो. To express determination. Second situation है to express determination. तो अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें, मतलब हमने कुछ जैसे प्रण लिया है, कुछ करने का ठान लिया है, तो वहां पे हम मस्ट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम. आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम. सो मतलब अगर हम बोलते हैं आई विल स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, और अगर हम बोले आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, दोनों में कुछ डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हो. आई विल स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम जब हम बोले तो ऐसे लगता है कि मैं आऊंगा, ठीक है. जब मैं बोलती हूँ आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी हालत में आना ही है फर्स्ट. आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट और आई विल स्टैंड फर्स्ट में ये डिफरेंस है. क्लियर आ रहा है ना डिफरेंस, बिना कुछ ऐड किए, बिना कोई क्लॉज ऐड किए. यू विल ऑब्जर्व अ डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज जो मस्ट का है इफेक्ट वो है ही इतना पावरफुल, बाकी मॉडल से पावरफुल होता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट लिखो. थर्ड सिचुएशन, टू express a possibility. To express a possibility. Example, she must be busy at the moment. She must be busy at the moment. She must be busy at the moment. अब ये ओवरलैपिंग सिचुएशन है, यहाँ पे कोई और मॉडल भी आ सकता है. शी विल बी बिजी एट द मोमेंट, शी माइट बी बिजी एट द मोमेंट, शी कैन बी बिजी एट द मोमेंट. तो कोई भी मॉडल, शी मे बी बिजी, तो कुछ भी आ सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है कैन. तो ये जो मस्ट था सभी को क्लियर है. सी, इसकी भी ओवरलैपिंग सिचुएशंस बन सकती हैं जो मस्ट की है, अनलेस एंड अनटिल इंटेंट क्लियर है सेंटेंस का. मतलब सेंटेंस क्या कहना चाहते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं है तो सारी सिचुएशंस वेग रहती हैं मॉडल्स की. वेग, यू अंडरस्टैंड, मतलब अनक्लियर. उसमें फिर हमें लगता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. मतलब अगर हमारे पास सेंटेंस है यू आई डैश स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, तो वहां पे कुछ भी लगा सकते हो. आई विल स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, आई कैन स्टैंड फर्स्ट दिस टाइम, आई शुड स्टैंड फर्स्ट, आई मस्ट स्टैंड फर्स्ट. तो मतलब आगे कोई क्लॉज होगा जो सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे डेफिनेटली हमें यही मॉडल चाहिए. ठीक, अनलेस एंड अनटिल ऐसा क्लॉज नहीं है तो सारी सिचुएशंस ऑलमोस्ट क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है. क्लियर? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके. तो ओवरलैपिंग सिचुएशंस वाले सेंटेंसेस एज आई टोल्ड यू नहीं आते हैं. जहाँ पे स्पेसिफिकली एक ही मॉडल आ सकता है वही जनरली आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन. नेक्स्ट लिखो कैन. कैन कहाँ पे यूज करते हैं? सो वेयर डू वी मेक यूज ऑफ कैन? अबिलिटी बताने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत है, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस. तो अबिलिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं. तो फर्स्ट लिखो टू एक्सप्रेस अबिलिटी. टू एक्सप्रेस अबिलिटी. Example, I can drive a car. I can drive a car. Next, she can speak French fluently. She can speak French fluently. हाँ जी, she can speak French fluently. Fluently, F-L-U-E-N-T-L-Y. नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन जहां पे हम यूज करते हैं
to refer to a characteristic behavior, to refer to a characteristic behavior. Example, do not trust him. Do not trust him. He can tell many lies. Do not trust him. He can tell many lies. तो मतलब ऐसा कर सकता है वो, तो उसको ट्रस्ट ना करो. This is his habit or behavior. She can be very clever at times. एक और एग्जाम्पल लिख लो. She can be very clever at times. Can be very clever at times. So again, this is her nature. थर्ड आता है to express permission. थर्ड सिचुएशन जहां पे हम can यूज करते हैं वो है to express permission. परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए, दोनों सिचुएशंस में हम कैन यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो होम नाउ. यू कैन go home now. That means you are allowed to, you are permitted to go home now. You can go home now. Next, he can make his own choice. He can make his own choice. That means he is free to make his own choice. He is allowed to make his own choice. ठीक है? Next, can I take this book home? Can I take this book home? Take this book home, question mark. Now we know कि can उतना polite नहीं है जितना कि may होता है. Take this book home, घर ले जा सकता हूँ क्या मैं ये किताब. तो अगर आपने polite sound करना है, formal sound करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? May I take this book home? So that is more correct and more suitable. ठीक. Next लिखो, to make a request. To make a request. Next situation जहां पे हम can use करते हैं, to make a request. तो वहां पे आपको please ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया may ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल है can से, तो can यूज करना वुड बी इम्प्रॉपर इन फॉर्मल सिचुएशंस. ठीक. एग्जाम्पल, can I use your pen please? Can I use your pen please? Question mark. Next, to express possibility. Fifth situation, to express possibility. Example, it can rain today. It can rain today. अब इधर it might rain today, it may rain today, it will rain today. ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है. So this is what? Not a definite situation. Possibility in the form of a question भी लिख लो इसी point के नीचे. Example, जो fifth point है उसी में, can she ring up late in the evening? Can she ring up late in the evening? ठीक. Late in the evening. तो is it possible कि वो देर शाम को फोन करे? Can she ring up late in the evening? देर रात को. Clear? Simple था. Okay. Now लिखो could. Do we have time or we'll continue it next time? अब हमारे पास 3 models रह गए हैं, could, may और might. We'll do them the next time we meet, whenever we have a class. यहाँ तक जितना भी पार्ट हमने कवर किया है, if you have any doubt, you can ask tomorrow. If we have a class tomorrow, आप पूछ सकते हैं, or you can ask in the next class. ठीक है? Go through these models once at home and ask your doubts in the next class. So we'll wind up here only.